नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वड़क्कम। तो मजे में हो ना आप सब लोग? ऐसे ही मजे में चलने दीजिए और उम्मीद करते हैं कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा का पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ में भी आ गया हो और याद भी हो गया हो। तो चलिए सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें अपन विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस ये सब कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट की ओर चलने से पहले अपन फर्स्ट पार्ट का क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो क्या देखा था अपन ने? ग्लॉकोमा की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी ड्यू टू द डेथ ऑफ द रेटिनल गैंग्लियन सेल्स लीडिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक डिस्क चेंजेस एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। उसके बाद अपन ने इटियोलॉजी देखी थी, आईओपी, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स थे। और उसके बाद अपन ने कहानी से बाकी की इटियोलॉजी याद रख ली थी। उसके बाद पैथोलॉजी में अपन ने देखा ड्यू टू द फेलियर ऑफ द पंप मैकेनिज्म, जो कि ट्रेवेकुलर मेशवर्क्स में सिचुएटेड थे। उसके बाद अपन ने सिम्टम्स देखे थे। अरे यार क्या था? डिफिकल्टी इन रीडिंग, हेडेक, आई एक, ये सब सिम्टम्स देखे थे। उसके बाद अपन ने डिलेड डार्क अडेप्टेशन देखा था। और उसके बाद अपन ने स्कोटोमा और ब्लाइंडनेस, याद है? पल्स पूरा पल्स याद कर लेना, सिम्टम्स याद हो जाएंगे। उसके बाद अपन ने साइंस देखे थे। अब साइंस में क्या देखा था अपन ने? 4 इसमें देखने वाले थे, बोला था मैंने। एंटीरियर चेंबर साइंस, आईओपी चेंजेस, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। उसमें के स्टार्टिंग के दिन अपन देख लिए थे और आखिरी वाला आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहला साइन था एंटीरियर चेंबर साइंस। अब एंटीरियर चेंबर में अपन किससे देखा था वो इंपॉर्टेंट है। किससे? स्लिट लैम्प बाय माइक्रोस्कोप से। उसके बाद आईओपी किससे मेजर किए थे अपन ने? टोनोमेट्री और डायर्नल वेरिएशन टेस्ट। उसके बाद अपन ने ऑप्टिक डिस्क चेंजेस देखे थे, जिसमें अपन ने अर्ली, एडवांस और ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी। अर्ली ग्लॉकोमेटस चेंजेस एक ही डायग्राम से याद करने के लिए कौन सा बोला था? ये वाली डायग्राम। तो ब्लैक से अपन याद रखेंगे वेज शेप्ड एरिया, येलो से पेल डिस्क, रेड से स्प्लिंटर हिमोरेजेस, और ओवल कप है तो वर्टिकली ओवल कप। तो एडवांस ग्लॉकोमेटस चेंजेस में क्या देखा था अपन ने? कप डिस्क रेशियो 0.4 से तो 0.7 तक हो गया था, मतलब मार्क कपिंग हो चुकी थी। बेयरिंग ऑफ सर्कमलीनियर वेसल्स, बेयोनेटिंग साइन, नेजलाइजेशन ऑफ वेसल्स, रेटाइनल आर्टेरियल पल्सेशन एट डिस्क मार्जिन। और आखिरी में कौन सा था? लैमिना डॉट साइन, कपिंग हो चुकी है, लैमिना क्रिब्रोसा दिख रही है। उसके बाद अपन ने ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी देखा था, जिसमें क्या हुआ था कि सारे न्यूरॉन्स डिजनरेटेड, डिस्ट्रॉयड, एक्सकवेटेड हो चुके थे, जिसकी वजह से ऑप्टिक डिस्क वाइट दिख रही थी। तो विजुअल फील्ड इफेक्ट देखने से पहले अपन विजुअल फील्ड क्या होता है देख लेते हैं। ये आपको थ्योरी पेपर में नहीं लिखना है, थ्योरी पेपर में कहाँ से लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये समझने के लिए अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं विजुअल फील्ड क्या होती है। विजुअल फील्ड मतलब क्या होती है कि सपोज ये मैं इस पॉइंट पे फिक्सेट कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट को फिक्सेट करने के बाद जो भी आजू बाजू का एरिया मेरे को दिख रहा है वो हो गया मेरा विजुअल फील्ड। सपोज अगर मैं इस पॉइंट पे फिक्सेट कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट को फिक्सेट करने के बाद जितना भी आजू बाजू का एरिया मुझे दिख रहा है वो हो गया मेरा विजुअल फील्ड। अब नॉर्मली बताता हूं कि सपोज मैं इस पॉइंट पे फिक्सेट कर रहा हूं, तो टेम्पोरली मेरे को 170 डिग्री तक दिख सकता है, नेजली 60 डिग्री तक दिख सकता है, सुपीरियरली 70 डिग्री तक दिख सकता है और इंफीरियरली 80 डिग्री तक दिख सकता है। और थोड़ा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि सपोज ये पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है, सपोज ये पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है, इसके 30 डिग्री अराउंड तक जो फील्ड होती है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल फील्ड। और ये जो बाउंड्री है यहां से तो यहां तक, मतलब ये चीज, इसको बोलते हैं अपन पेरिफेरल फील्ड, पेरिफेरल विजुअल फील्ड। अब एक और टर्मिनोलॉजी आएंगी जिसको बोलेंगे अपन जेरम्स एरिया। जेरम्स एरिया मतलब जो 10 और 20 डिग्री के बीच का जो एरिया है उसको अपन बोलते हैं जेरम्स एरिया। विजुअल फील्ड को एक और टर्मिनोलॉजी दी है, इसको क्या बोलते पता है? इट इज अ आइलैंड ऑफ विजन सराउंडेड बाय अ सी ऑफ ब्लाइंडनेस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर सपोज मैं इस पॉइंट पे फिक्सेट कर रहा हूं और अगर कोई ऑब्जेक्ट, नॉर्मली मैं टेम्पोरली कितना देख सकता हूँ 107 डिग्री, कोई अगर ऑब्जेक्ट मेरा 150 डिग्री पर होगा टेम्पोरल के, तो क्या मैं उसको देख सकता हूं? इसका मतलब मैं उसके लिए ब्लाइंड हूं। अगर वो 115 डिग्री पे या फिर 170 डिग्री के 107 डिग्री के बियॉन्ड है, इसका मतलब मैं उसके लिए ब्लाइंड हूं। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ये फील्ड के बाहर है तो इसके लिए मैं उसके लिए ब्लाइंड हूं।
इसलिए अपन इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन सराउंडेड बाय अ सी ऑफ ब्लाइंडनेस, सराउंडेड बाय अ सी ऑफ ब्लाइंडनेस, जिसका पिक होता है सेंटर, और सेंटर कौन दिखाता है, सबसे ज्यादा फोकस किसका होता है, फोविया का, जिसका पिक क्या होता है फिर, फोविया। और ये जो बाकी का जो पेरिफेरल रीजन होता है ये सीशोर बोलते हैं, ये सीशोर होते हैं, इसमें विजुअल फील्ड फोविया की कंपेरेटिवली कम। फोविया जो है, फोविया में सबसे ज्यादा फोकस है, जैसे जैसे धीरे धीरे पेरिफेरी में जाएंगे उधर विजन थोड़ा सा कम है। तो अपन अभी विजुअल फील्ड इफेक्ट्स पे आते हैं, यहां से आपको थ्योरी में लिखना है, तो अपन विजुअल फील्ड इफेक्ट्स देखते हैं। उसमें अपन थोड़ा सा पहले एनाटॉमी देख लेते हैं, नॉर्मल चीज देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर्स, और उसके बाद अपन देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ नर्व फाइबर्स विद इन द ऑप्टिक हेड। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर्स। तो ये डायग्राम दिख रही है, जो भी फाइबर्स नेजल साइड से आते हैं, ये जो फाइबर्स नेजल साइड से आ रहे हैं, ये कहां पर आ रहे हैं, ऑप्टिक डिस्क पे। ये रेडिएट करके आ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसको सुपेरियर, और ये इंफेरियर, सुपेरियर एंड इंफेरियर रेडिएटिंग फाइबर्स। अब अपने को पता है कि ये जो एरिया है ये कौन सा है, मैकुला एरिया। कौन सा एरिया है, मैकुला एरिया। और ये है अपनी ऑप्टिक डिस्क। क्या मैं ऑप्टिक डिस्क को पैपिला बोल सकता हूँ, क्या मैं ऑप्टिक डिस्क को पैपिला बोल सकता हूँ? सर हमको इतना पता है सर, पैपिला की सर एक प्रोट्रूबरेंट स्ट्रक्चर होता है अपने बॉडी पे, कोई भी स्ट्रक्चर हो अगर वो प्रोट्रूबरेंट होता है, राउंड होता है, तो उसको अपन पैपिला बोल सकते हैं। तो क्या सर ऑप्टिक डिस्क भी ऐसा है? ऑप्टिक डिस्क भी ऐसा है सर। ऑप्टिक डिस्क भी कैसा है, ओवल है, थोड़ा सा प्रोट्रूबरेंट है, तो इसको भी अपन ऑप्टिक डिस्क को पैपिला लिख सकते। तो कुछ फाइबर्स मैकुला से पैपिला की तरफ जाते हैं, या फिर ऑप्टिक डिस्क बोल दो, मैकुला से यहाँ पर जाते हैं, तो इसको अपन बोल सकते हैं पैपिलो मैक्यूलर बंडल। दोनों को कनेक्ट कर रहा है इसलिए पैपिलो मैक्यूलर बंडल। अब जो टेम्पोरल साइड से आते हैं, क्या वो इस नेजल की तरह डायरेक्ट आ सकते हैं इस पे? नहीं। क्यों? क्योंकि नेजल की तरह अगर वो डायरेक्ट आएंगे तो इनके बीच में आएगा पैपिलो मैक्यूलर बंडल, तो डायरेक्टली तो आ नहीं पाएंगे। इसलिए ये टेम्पोरल फाइबर्स को इस पैपिलो मैक्यूलर बंडल के ऊपर से आर्क होके जाना पड़ेगा, एक आर्क के फॉर्म में जाना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सुपेरियर एंड इंफेरियर आर्क्वेट फाइबर्स। क्योंकि ये आर्क के फॉर्म में जा रहे हैं इसलिए अपन इसको बोलेंगे आर्क्वेट फाइबर्स। तो अभी अपन अरेंजमेंट ऑफ नर्व फाइबर्स विद इन द ऑप्टिक नर्व हेड देखते हैं। इसका मतलब क्या, जो नेजल टेम्पोरल सब साइड से जो फाइबर्स ऑप्टिक डिस्क पे आ रहे हैं वो कैसे अरेंज होंगे? सिंपल है, जो फाइबर्स पेरिफेरी में होते हैं वो तब डीप होते हैं, बट ऑप्टिक डिस्क पे आने के बाद वो सुपरफिशियल हो जाते हैं, और जो फाइबर्स ऑप्टिक डिस्क के पास से आते हैं वो वहां पर सुपरफिशियल होते हैं पर ऑप्टिक डिस्क में डीप होते हैं। ऐसे कैसे सर? तो इसको देखते हैं। ये फाइबर्स कहाँ पे है, ये ऑप्टिक डिस्क है, ये ऑप्टिक डिस्क से दूर है पेरिफेरी में, तो ये यहाँ पे डीप है, बट जब ये ऑप्टिक डिस्क पे आते हैं वो सुपरफिशियल हो जाते हैं। वही जो ऑप्टिक डिस्क के पास वाले फाइबर्स है वो वहां पर क्या थे, सुपरफिशियल, बट ऑप्टिक डिस्क पे आने के बाद वो क्या हो गए, डीप, या फिर उसको सेंट्रल भी बोल सकते हैं। ऐसे इस साइड से भी आएंगे, सेम डायग्राम इसी साइड से भी बन सकती है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। अब अपन विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स पे आते हैं कि ये डिफेक्ट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे पहला डिफेक्ट जो होता है वो होता है आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन। अभी आइसोप्टर क्या होता है सर? आइसोप्टर मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक ऐसी लाइन जो सारे पॉइंट्स को जोड़ रही है जिनकी सेम सेंसिटिविटी है। क्या मतलब सर? इसको अपन समझते हैं। सपोज ये ए पॉइंट जो मैंने मार्क किए, ये सब ए पॉइंट्स की सेम सेंसिटिविटी है, बी पॉइंट्स की सब बी पॉइंट्स की सेम सेंसिटिविटी है, सब सी पॉइंट्स की सेम सेंसिटिविटी है।
तो अगर मैं सब ये ए पॉइंट्स को जोड़ता हूं, ये सब बी पॉइंट्स को जोड़ता हूं, तो उसके वजह से जो बनता है उसको बोलते हैं अपन आइसोप्टर। जैसे मैंने सी को जोड़ के दिखाया तो उसके सी ये हो गया आइसोप्टर, सेम वालों को जोड़ा है तो आइसेप्टर। अब आइसोप्टर, अब क्या होता है विजुअल फील्ड इफेक्ट्स में, ये धीरे धीरे पेरिफेरल और सेंट्रल फील्ड का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होंगे। भाई विजुअल फील्ड का ही पार्ट है तो ये भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इसकी वजह से अपने को क्या दिखेगा, आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन। ये आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन अर्लीस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन of central and peripheral visual field। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा जो चेंज होता है वो होता है बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। अब इसके लिए अपन थोड़ा एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ऑप्टिक डिस्क पता है, ऑप्टिक डिस्क मतलब क्या सर, ऑप्टिक डिस्क मतलब रेटिना से जितने भी नर्व फाइबर्स निकलते हैं, एग्जिट होते हैं रेटिना से, वो होता है ऑप्टिक डिस्क। तो क्या यहाँ पे विजन होता है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है, तो विजन कहाँ से होगा। इसका मतलब क्या होगा, ब्लाइंड स्पॉट, बिल्कुल। तो ये ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर होगा, नेजली कि टेम्पोरली, बताओ बताओ, क्या नेजली हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑप्टिक डिस्क नेजली होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट कहां पर होगा, टेम्पोरली, क्योंकि अपने को पता है कि अगर अपनी टेम्पोरल विजुअल फील्ड है तो उसको कौन सा रेटिना देखेगा, अपना नेजल रेटिना। अगर अपना नेजल विजुअल फील्ड देखनी है तो उसको कौन सा देखेगा, अपना टेम्पोरल रेटिना। सुपीरियर का इंफीरियर, इंफीरियर का सुपीरियर, तो अपने को पता है ये उल्टा होता है थोड़ा सा। तो अगर ऑप्टिक डिस्क नेजली है तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट कहां पर आएगा, टेम्पोरल साइड पे। तो ब्लाइंड स्पॉट कहां पर आएगा, टेम्पोरल साइड पे, थोड़ा सा सेंटर से टेम्पोरल साइड पे होता है। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ये सेंटर ऑफ फिक्सेशन जो अपन ने पढ़ा था उससे 15 डिग्री तक होता है, मतलब ये 30 डिग्री के अंदर है। अब अगर ये 30 डिग्री के अंदर है, इसका मतलब ये सेंट्रल विजुअल फील्ड में आता है। तो अभी विजुअल फील्ड इफेक्ट में ऐसा क्या हो जाता है, तो अपने को अभी ये पता चला कि नॉर्मली जो अपना ब्लाइंड स्पॉट होता है वो 15 डिग्री में है, मतलब सेंटर फील्ड में। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो 30 डिग्री वाला है उसका लोकलाइज्ड कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, लोकलाइज्ड कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो उसके वजह से क्या हो गया, ब्लाइंड स्पॉट चले गया बाहर, क्योंकि 30 डिग्री ने इन्वर्ट कर लिया, जिसकी वजह से अब ब्लाइंड स्पॉट चले गया पेरिफेरल फील्ड में। इसी को बोलते हैं अपन बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि सेंट्रल फील्ड ने उसको धक्का देके पेरिफेरल फील्ड में डाल दिया। अब थर्ड क्या होता है, थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं अपन स्मॉल विंग शेप्ड पैरासेंट्रल स्कोटोमा। तो अब ये क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेना, जो सुपेरियर और इंफीरियर आर्कुएट फाइबर्स अपन ने पढ़े थे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है डैमेज के लिए, और जो अपन ने पैपुलो-मैकुलर बंडल पढ़ा था वो रेजिस्टेंट होता है डैमेज के लिए। इसलिए जब भी डैमेज होगा तो सुपेरियर और इंफीरियर आर्कुएट फाइबर्स डैमेज होंगे। अगर सुपेरियर आर्कुएट फाइबर्स डैमेज हुए तो कौन सी विजुअल फील्ड खराब होंगी, इंफीरियर विजुअल फील्ड खराब होंगी। और अगर इंफीरियर आर्कुएट फाइबर्स डैमेज हो गए तो कौन सी विजुअल फील्ड खराब होंगी, सुपेरियर विजुअल फील्ड खराब होंगी। तो अपन दोनों केस इमेजिन कर लेते हैं। इस केस में अपन मान लेते, इस केस में मान लेते अपन कि पहले इंफीरियर आर्कुएट फाइबर्स डैमेज हो गए। इस केस में सपोज मानते हैं कि इंफीरियर आर्कुएट फाइबर्स डैमेज हो गए, तो कौन सी विजुअल फील्ड खराब होंगी, सुपेरियर विजुअल फील्ड खराब होंगी, जिसके वजह से सुपेरियर विजुअल फील्ड में स्कोटोमा दिखेगा, पैरासेंट्रल स्कोटोमा होता है। तो इस केस में जिसमें अपन ये इमेजिन कर रहे हैं कि पहले सुपेरियर आर्कुएट फाइबर्स डैमेज होंगे तो उसकी वजह से जो फील्ड इफेक्ट आएगा वो कहां पर आएगा, इंफीरियर में आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, इंफीरियर फील्ड में स्कोटोमा दिखेगा। तो इसलिए टेक्स्ट बुक में अपन ने दिया है कि जो स्कोटोमा होता है
वो या तो सेंट्रल के ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर होता है? यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है। और ये होता है सबसे पहला क्लिनिकली सिग्निफिकेंट विजुअल फील्ड इफेक्ट। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला विजुअल फील्ड इफेक्ट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन या फिर पैरासेंट्रल स्कोटोमा? आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन। पर अगर पूछे कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कौन सा है, तो क्या आएगा? पैरासेंट्रल स्कोटोमा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये अर्लीस्ट विजुअली सिग्निफिकेंट डिफेक्ट है, जो कि ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि सुपेरियर आर्कुएट फाइबर्स पहले इन्वॉल्व हुए या इंफीरियर आर्कुएट फाइबर्स इन्वॉल्व हुए। तो ये इतना कंसेप्ट समझे। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में? क्या होता है कि ये जो पैरासेंट्रल स्कोटोमा है और ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये फ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कैसे फ्यूज हो गए? अरे फ्यूज मतलब इसके बीच में जितना भी रेटिनल गैंग्लियन सेल्स है वो डैमेज हो गए, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो फ्यूज हो गए। इस केस में फिक्सेशन पॉइंट के ऊपर होंगे और इस केस में फिक्सेशन पॉइंट के नीचे होंगे। ये अपना फिक्सेशन पॉइंट है। तो क्योंकि ये सीकल शेप का होता है इसलिए अपन इसको बोलते हैं सीडल्स स्कोटोमा। अब इसके आगे क्या होता है? और ज्यादा डिजेनरेशन होता है रेटिनल गैंग्लियन सेल्स का और ये यहां तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल रैफे। इसको क्या बोलते हैं अपन? हॉरिजॉन्टल रैफे। तो इतना डिजेनरेशन हो गया कि ये जो डिजेनरेशन है ये अभी हॉरिजॉन्टल रैफे तक पहुंच गया। तो यहां से लेके पूरा हॉरिजॉन्टल रैफे तक पहुंच गया। इस केस में ऐसे। तो जिसकी वजह से कैसा दिख रहा है? एक आर्क जैसा दिख रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? आर्कुएट स्कोटोमा। डिपेंड करेंगे कौन सा है उसके हिसाब से वो फिक्सेशन पॉइंट के ऊपर भी रह सकता है और नीचे भी रह सकता है। ये हॉरिजॉन्टल रैफे होगी। अब आगे क्या होता है? अब सपोज ये केस, अपन अगर ये केस कंसिडर करते हैं तो इसमें पहले कौन से नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व है? इंफीरियर नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कौन सी फील्ड गायब हुई? सुपीरियर विजुअल फील्ड गायब होंगी। अब धीरे धीरे सुपीरियर नर्व फाइबर्स भी तो खराब होंगे, जिसके वजह से इस केस में भी इंफीरियर विजुअल फील्ड इफेक्ट आएगा, जिसके वजह से इसमें भी कभी ना कभी ये आर्क बनेगा। ऐसा नीचे भी बनेगा। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब सर ये दो आर्क? बिल्कुल दो आर्क। इसको मतलब सर इसको डबल आर्कुएट बोल सकते हैं? बिल्कुल। इसलिए इसको अपन बोलते हैं डबल आर्कुएट स्कोटोमा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? रिंग स्कोटोमा, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है? रिंग की तरह दिख रहा है। इस केस में ऐसा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डबल आर्कुएट स्कोटोमा। तो अभी क्या हो रहा है? ये दो आर्क मिल रहे हैं, तो जहां पर ये दो आर्क मिलते हैं वहां पर एक राइट एंगल डिफेक्ट बनता है। ये राइट एंगल डिफेक्ट होता है। इसको बोलते हैं अपन नेजल स्टेप ऑफ रॉनी। ये हो गया नेजल स्टेप ऑफ रॉनी। अब ये नेजल स्टेप ऑफ रॉनी ऐसे सर राइट एंगल डिफेक्ट, ये ऐसा डिफेक्ट कैसे क्या बना? सर ये तो साथ में अगर जुड़ जाते थे, अगर एक साथ पूरी रिंग है तो पूरी गोल क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ के जो नर्व फाइबर्स है, जरूरी थोड़ी ना है कि जितने इधर लॉस हुए नर्व फाइबर्स उतने ही इधर भी लॉस होंगे नर्व फाइबर्स। ड्यू टू asymmetric loss of retinal nerve fibers on both the hemifields, यहाँ पर एक राइट एंगल डिफेक्ट बनता है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी सेम लॉस होते नर्व फाइबर्स तो ये राइट एंगल डिफेक्ट बनता ही नहीं था, बट क्योंकि एसिमेट्रिक लॉस होता है नर्व फाइबर्स का, उसके वजह से एक राइट एंगल डिफेक्ट मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं नेजल स्टेप ऑफ रॉनी। अब ऐसे ही क्या होता है कि पेरीफेरी में भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए अपने को पेरिफेरियल नेजल स्टेप ऑफ रॉनी दिखता है। पेरिफेरल
नेजल स्टेप ऑफ रॉनी दिखता है। इसके बाद क्या आता है, एडवांस ग्लाइकोमेटस फील्ड डिफेक्ट्स आते हैं। एडवांस्ड ग्लाइकोमेटस फील्ड डिफेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि पूरा चलेगा, बस सेंट्रल का जो विजन था, क्योंकि पैपिलोमैकुलर बंडल सप्लाई करता है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है। और याद रखना पैपिलोमैकुलर बंडल से भी ज्यादा रेजिस्टेंट होता है जो सुपेरियर और इंफेरियर रेडिएटिंग फाइबर्स थे जो कि नेजल साइड से आ रहे थे, वो पैपिलोमैकुलर बंडल से भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। तो इसके वजह से अगर वो नेजल फाइबर्स है तो उसके वजह से कौन सी फील्ड बचेंगी, पेरिफेरल टेम्पोरल फील्ड बचेंगी, उतनी टेम्पोरल फील्ड बचेंगी। तो इसलिए ये एक टेम्पोरल फील्ड बच गई, बाकी पूरा डैमेज हो चुका है। तो ये कौन सी विजन होगी, ट्यूबुलर विजन बोलते हैं इसको। थोड़े दिनों में ये भी चले जाती है, बस ये इतना बच जाता है और ब्लाइंडनेस के अलावा कुछ रह नहीं जाता फिर। तो ये अपने कंप्लीट हो गए विजुअल फील्ड इफेक्ट्स। अभी अपन देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन आप बताऊंगे क्या पढ़ा था अपन ने। सबसे पहले इटियोलॉजी पढ़ी थी। इटियोलॉजी में पहले दो पॉइंट्स कौन से थे, आईओपी और सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस। आईओपी जो होता है उसको मेजर करना पड़ेगा। तो आईओपी को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, टोनोमेट्री से। टोनोमेट्री सर, टोन मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो इसलिए अपन आईओपी को टोनोमेट्री से मेजर करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस लिख देते हैं अपन, इन्वेस्टिगेशंस। सबसे पहला अपन इटियोलॉजी में पॉइंट पढ़ा था आईओपी, तो उसके अपन टोनोमेट्री लिख देते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, तो अपन सीसीटीवी देख लेंगे इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद अपन ने पढ़ा था साइंस पढ़े थे। साइंस में क्या पढ़ा था, एंटीरियर चेंबर साइंस। मैंने बताया था एंटीरियर चेंबर साइंस किससे देखना है अपने को, स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोप से। किससे देखना है, स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोप से। उसके बाद सेकेंड साइन कौन सा देखा था अपन ने, आईओपी चेंजेस, जो अपन ने किससे देखा था, डायरनल वेरिएशन टेस्ट से। डायरनल वेरिएशन टेस्ट से। उसके बाद अपन ने ऑप्टिक डिस्क चेंजेस देखे थे साइंस में, तो वही डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑप्टिक डिस्क चेंजेस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑप्टिक डिस्क चेंजेस। और आज अपन ने क्या पढ़ा, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स। विजुअल फील्ड इफेक्ट्स अपन किससे मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेरीमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, पेरी मतलब पेरिफेरल, पेरिफेरल फील्ड का मेजरमेंट, पेरीमेट्री। और दो चीजें होती है, नर्व फाइबर लेयर एनालाइजर, और फिर होता है प्रोवोकेटिव टेस्ट। इसके पास हेडिंग लिखना है। तो डायग्नोसिस की ओर चलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द आईओपी, ग्लाइकोमेटस, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं अपन। तो डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा हो सकता है, ऑकुलर हाइपोटेंशन हो सकता है, नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा हो सकता है। अगर आईओपी, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, अगर ये तीनों प्रेजेंट है, मतलब आईओपी ग्रेटर देन 21 mm, अगर ऑप्टिक डिस्क चेंजेस और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा है सर। अगर आईओपी जो है वो 21 mm से ज्यादा है बट ऑप्टिक डिस्क चेंजेस और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स नहीं है फिर भी, इसका मतलब ऑकुलर हाइपरटेंशन है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है इसलिए क्या है वो ऑकुलर हाइपरटेंशन है। अब क्या हुआ कि नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा मतलब, नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा मतलब टेंशन, टेंशन मतलब प्रेशर, प्रेशर नॉर्मल है मतलब आईओपी नॉर्मल है या फिर 21 mm से कम है, बट ऑप्टिक डिस्क चेंजेस है और विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। अब अपन आते हैं मैनेजमेंट की ओर। तो अपन मैनेजमेंट को तीन हेडिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेडिकल थेरेपी, उसके बाद आर्गन और डाइट लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, और उसके बाद सर्जरीज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी में अपन क्या करेंगे, ड्रग्स देंगे, गोलियां देंगे।
तो कौन से ड्रग्स दे सकते हैं? एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स। कौन से ड्रग्स? एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स। एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स। अब ये एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स कौन हो सकते हैं? अपने को पता है एक्वस आउटफ्लो मैकेनिज्म कैसा होता है। सिलेरी प्रोसेस सिक्रेट करती है, पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में आता है, फिर ट्रेबेकुलर मेशवर्क से आउटफ्लो हो जाता है। तो अपने को एक ऐसा ड्रग चाहिए जो या तो सिलेरी प्रोसेस से जो सिक्रीशन हो रहा है उसको कम करे, या फिर जो एक्वस आउटफ्लो है मतलब ट्रेबेकुलर मेशवर्क से जो आउटफ्लो हो रहा है या फिर उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो हो रहा है उसको बढ़ा दे। अपने को ऐसे ड्रग चाहिए, या फिर हाइपर ऑस्मोटिक चाहिए जो कि खींच ले। तो इसलिए अपन इसको 3 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाए, एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाए, इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो। उसके बाद कौन से हो सकते हैं? जो डिक्रीज करे एक्वस सिक्रीशन को, जो डिक्रीज करे एक्वस सिक्रीशन को, या फिर हाइपर ऑस्मोटिक्स। अब जो एक्वस आउटफ्लो बढ़ता है, अपने को पता है कि 2 जगह से आउटफ्लो होता है, तो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो या फिर उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो मतलब सुप्राकोराइडल स्पेस से ड्रेन होता है। तो अपन इसको और 2 हेडिंग में डिस्कस करेंगे। इंक्रीज ऐसे ड्रग्स जो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो को बढ़ाए, या फिर जो उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाए। उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। अब इसमें जो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो जो बढ़ाते हैं, जो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो बढ़ाते हैं वो कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन। अच्छा, एक फॉर्मेट याद रख लेना, अपन जो एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें अपन एक फॉर्मेट में पढ़ेंगे। अगर उनका कोई स्पेशल फीचर है तो अपन वो लिखेंगे, उसके बाद अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद अपन साइड इफेक्ट्स देखेंगे, और उसके बाद उनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो इस फॉर्मेट में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ट्रेबेकुलर आउटफ्लो के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो का कोई स्पेशल फीचर नहीं, पहले था, यूज़ होता था, ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस, अभी यूज़ नहीं होता है। तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, अपने को ये पता है कि ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं सिलियरी बॉडी के, ये रेडियल मसल्स होते हैं, और ये सर्कुलर मसल्स होते हैं। तो अब ये मायोटिक्स क्या करते हैं ये, और ये पता है अपने को कि ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, ये वाला, ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क है। तो अब ये मायोटिक्स क्या करते हैं कि ये जो लॉन्जिट्यूडनल मसल है इसको ऐसे एकदम खींचते हैं पीछे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स को सिलरी बॉडी की, जिसकी वजह से लॉन्जिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो है वो एकदम खींचा जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसके बीच में जो ट्रेबेकुलर स्पेसेस जो कि ब्लॉक हो गई थी वो भी क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल मसल उसको पुल कर रही है। इसकी वजह से ट्रेबेकुलर स्पेस थोड़ी सी खुल जाएंगी, आउटफ्लो बढ़ जाएगा। कौन सा? ट्रेबेकुलर एक्वस आउटफ्लो। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका। अब इसका क्या साइड इफेक्ट क्या है, क्यों बंद हो गई? क्योंकि ये क्या करता है, अकोमोडेशन स्पाज्म करता है। क्या करता है? अकोमोडेशन स्पाज्म करता है। और क्या करता है? मायोसिस इंड्यूस करता है। और क्या करता है? मायोसिस इंड्यूस करता है। और इसका एग्जांपल क्या है? पाइलोकार्पिन। अभी अपन देखेंगे ऐसे ड्रग जो कि एक्वस आउटफ्लो बढ़ाते हैं। तो ऐसा ड्रग जो कि एक्वस आउटफ्लो बढ़ाता है उसका क्या स्पेशल फीचर है? और स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि एक्वस आउटफ्लो बढ़ाते हैं। कौन से होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अपने को बस इतना याद रखना है कि इट एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। अब क्योंकि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है इसलिए अपने इसको साइड इफेक्ट्स नहीं देखना, अपने को बस इसके एग्जांपल देखने। वो क्या है? लैटनोप्रोस्ट,
ट्रैवाटोप्रोस्ट, बीमाटोप्रोस्ट, उनोप्रोस्टॉन। तो जल्दी से अपन ये जो एक्वस आउटफ्लो बढ़ाते हैं उसका मैकेनिज्म जो है अपन दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। एक ऐसे होते हैं जो ट्राइबुलर आउटफ्लो बढ़ाते हैं, एक ऐसे होते हैं जो उवियस आउटफ्लो बढ़ाते हैं। जो ट्राइबुलर आउटफ्लो बढ़ाते हैं वो कौन से होते हैं, मायोटिक्स या फिर पाइलोकार्पिन डायरेक्टली याद रख लो। और जो उवियस आउटफ्लो बढ़ाते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन से होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की खास बात क्या है कि वो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। तो इसका पाइलोकार्पिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ट्राइबुलर मसल्स की स्पेसेस जो ब्लॉक हो चुकी है वो खुल जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपने को बस इतना याद रखना है कि ये उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ाता है। उसके बाद अपने को साइड इफेक्ट्स किसके बताने हैं, पाइलोकार्पिन के, क्योंकि वो क्या है, पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट था, क्या था, अकोमोडेशन स्पाजम्स, या फिर मायोसिस करता है, इंड्यूस करता है मायोसिस। अब इसके एग्जांपल्स अपने को पता है कि इसका एग्जांपल है पाइलोकार्पिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कौन से थे, ट्रैवाटोप्रोस्ट, लैटानोप्रोस्ट, बीमाटोप्रोस्ट और यूनोप्रोस्टॉन। तो अपन ने अभी वो देख लिया जो कि एक्वस आउटफ्लो बढ़ाते हैं। अपन अभी वो देखेंगे जो कि एक्वस सिक्रीशन को कम करते हैं। तो एक कंसेप्ट और, ये जो अल्फा एगोनिस्ट होते हैं ये दोनों होते हैं, ये एक्वस सिक्रीशन को कम भी करता है और ये एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाते भी है। तो अपन इसको जो एक्वस सिक्रीशन को कम करते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो एक्वस सिक्रीशन को कम करने वाले ड्रग्स होते हैं 3, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट और कार्बोनिक एनाटाइज इनहिबिटर्स। तो उसमें अपन सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स देखेंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स का स्पेशल फीचर क्या है, ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, किसमें, पुअर इनकम पेशेंट्स में। बट वैसे कौन सा फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अपन इसको लिख लेते हैं कि ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, किसमें, पुअर इनकम पेशेंट्स में, इन पुअर इनकम पेशेंट्स। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्वस सिक्रीशन। तो सर ये कैसे, क्योंकि इसका इफेक्ट होता है बीटा 2 रिसेप्टर्स पे, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, सीलियरी प्रोसेसेस पे। डिक्रीजेस एक्वस सिक्रीशन ड्यू टू इट्स इफेक्ट, ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन बीटा 2 receptors situated on ciliary processes। अब इसका साइड इफेक्ट्स देखना है क्या, तो साइड इफेक्ट्स नॉन सिलेक्टिव के साथ ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या करेंगे, ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे। इसलिए ये अस्थमा के पेशेंट्स में और हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स में अपन यूज़ नहीं कर सकते। therefore it is contraindicated in asthmatics एंड हार्ट ब्लॉक पेशेंट, हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखने, तो इसको अपन देखते हैं, टीमोलॉल, मैलिएट, उसके बाद बिटाक्सोलॉल, उसके बाद लीवोबुनोलॉल, और उसके बाद कार्टियोलॉल। उसको याद रखना होगा तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 13, बेटा, लीवो और कार्टी। अब 13 है मतलब नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए नॉन सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव है। अब ये जो बीटा है मतलब बिटॉक्सोलॉल, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है अस्थमेटिक्स पेशेंट में, क्योंकि ये सिलेक्टिव है। अब ये जो लीवोबुनोलॉल है, नाम में ही एल है, इसका मतलब वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। और कार्टियोलॉल नाम में ही सी है, इसका मतलब यूजफुल इन पेशेंट्स जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है। क्योंकि ये एचडीएल को ज़्यादा कम नहीं करता, इसलिए अपन इसको ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है या फिर जिनको हाइपरलिपिडेमियाज है उनमें अपन यूज कर सकते हैं, कौन, कार्टियोलॉल। अभी अपन देखते हैं कौन सा, अल्फा एगोनिस्ट। मैंने पहले ही बताया था कि अल्फा एगोनिस्ट जो है वो दोनों करते हैं, एक्वस सिक्रीशंस को कम भी करते हैं और एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाते भी हैं। तो अपन इसमें देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे ब्रीमोनिडिन, और दूसरा देखेंगे अपन
एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ब्रीमोनिडिन क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये जो है ये दोनों चीज करता है, ये एक्वस आउटफ्लो भी बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो, दूसरा ये एक्वस सिक्रीशन को भी कम करता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, एक्वस सिक्रीशन को भी कम करता है। तो इसके साइड इफेक्ट्स एलर्जिक रिएक्शंस। अब इपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर डेपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, अब ये ड्रग क्या करते हैं कि आईओपी को कम करते हैं बाय इंक्रीजिंग द एक्वस आउटफ्लो ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन द अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। जैसे बीटा ब्लॉकर्स का बीटा 2 रिसेप्टर्स पे इफेक्ट था जो कि सिलियरी प्रोसेसेस पे थे, वैसे ही अल्फा एगोनिस्ट का अल्फा रिसेप्टर्स पे जो कि कहां पर सिचुएटेड है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क पे। ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन ट्रेबेकुलर मेशवर्क, अब इसका भी साइड इफेक्ट क्या है, वो भी एलर्जिक रिएक्शंस। तो एग्जांपल्स क्या हो गए अल्फा एगोनिस्ट के, ब्रीमोनिडिन, एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डिपिवेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। अब अपन देखेंगे कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो इसको अपन दो इसमें डिवाइड करेंगे, एक तो जो टॉपिकल देते हैं, दूसरे जो ओरली देते हैं। अब टॉपिकल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो तो अपने को पता ही है, कैसे, क्योंकि सर अपन ने अभी डिस्कस किया है कि अपने को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि एक्वस सिक्रीशन कम के अंदर उसकी है हेडिंग्स है, तो इसका मतलब एक्वस सिक्रीशन को कम करेगा। कैसे कम करेगा, जैसे बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे थे, बीटा 2 रिसेप्टर्स पे कम कर रहे थे, वैसे ही ये क्या करता है, अल्टरिंग द आयन ट्रांसपोर्ट, सिलियरी प्रोसेसेस के आयन ट्रांसपोर्ट को अल्टर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्वस सिक्रीशन को कम करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट डिक्रीजेस aqueous secretion by causing or altering the ion transport of ciliary processes या फिर सिलियरी बॉडी बोल दो। इसमें अपने को कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, इसके बाद अपने को डायरेक्ट एग्जाम्पल्स याद रखने। टॉपिकल्स के कौन से अभी बताया मैंने, डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड, एंड ब्रिंजोलामाइड। और वही ओरल के कौन से एग्जाम्पल है, एक ही याद रखो, एसिटाजोलामाइड। अब अपन देखते हैं तीसरा जो बचा है कौन सा है, हाइपर ऑस्मोटिक्स में अपने को सिर्फ एक ही याद रखना है, एग्जाम्पल। क्या याद रखना है अपने को, एग्जाम्पल, और वो है मैग्नीटॉल। तो ट्रेबेकुलर एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाते हैं, उसमें कौन से, पाइलोकार्पिन मतलब मायोटिक्स, और जो उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाते हैं वो कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का है, मायोटिक्स मतलब पाइलोकार्पिन का, ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेबेकुलर स्पेसेस की स्पेस बढ़ जाती है, एक्वस आउटफ्लो बढ़ जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, अकोमोडेशन स्पाज्म करता है और मायोसिस इंड्यूस करता है, और इसका एग्जांपल पाइलोकार्पिन। वही प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करते हैं, एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाते हैं, पर किसके मदद से, उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो के मदद से, उवियोस्क्लेरल आउटफ्लो बढ़ाते हैं। तो इसमें अपने को क्या याद रखना है, एग्जांपल कौन से, लैटानोप्रोस्ट, टेबेटोप्रोस्ट, बीमेटोप्रोस्ट और उनोप्रोस्ट। अब अपन डिस्कस करते हैं जो कि एक्वस सिक्रीशन को कम करते हैं। तीन बताए थे, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट, और तीसरा कौन सा था, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं
बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स में क्या होता है, क्या बताया था मैंने इसका स्पेशल फीचर कि ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, पुअर इनकम पेशेंट्स में, पर वैसे जनरली फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन द बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सीलियरी प्रोसेसेस, ये क्या करता है, एक्वस सिक्रीशन को कम करता है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, जो नॉन सिलेक्टिव है उसको अपन एस्थमेटिक्स और कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में अपन यूज नहीं कर सकते, या फिर हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या है, तेरा बेटा लीवो कार्टी, टीमोलॉल, बिटाक्सोलॉल, लीवोबुनोलॉल, कार्टियोलॉल। तो 30 से 13 मतलब नॉन स्पेसिफिक मतलब नॉन सिलेक्टिव, इसका मतलब ये अपन यूज नहीं कर सकते। उसके बाद बिटाक्सोलॉल, नाम में बीटा है मतलब ये सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, इसका मतलब अपन एस्थमेटिक्स में और हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद तेरा बेटा लीवो और कार्टी, लीवो मतलब लीवोबुनोलॉल, एल मतलब लीवो, एल मतलब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, और कार्टी मतलब सी फॉर कार्टी, सी फॉर कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में या फिर जिनको हाइपरलिपिड में उन पेशेंट्स में अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि एचडीएल को ज्यादा कम नहीं करता। उसके बाद अपन ने क्या देखा, अल्फा एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट में मैंने बताया था कि ये दोनों काम करते हैं, एक तो एक्वस आउटफ्लो को भी बढ़ाते हैं और दूसरा एक्वस सिक्रीशन को कम भी करते हैं। तो अब इसके अपन ने दो देखे थे, ब्रीमोनिडिन, और इधर अपन ने एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और डिपिवेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड देखा था। तो ब्रीमोनिडिन जो था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, ब्रीमोनिडिन कैसे काम करता है, इसके दोनों काम होते हैं। इसका एक काम होता है कि एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाना और दूसरा काम क्या होता है, एक्वस सिक्रीशन को कम करना, ये उसका मैकेनिज्म हो गया। अब इसका जो है मतलब एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और डिपिवेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड ये क्या करते हैं, ये एक्वस आउटफ्लो को बढ़ाते हैं ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्वस सिस्टम में। जैसे बीटा ब्लॉकर्स का बीटा 2 रिसेप्टर, वैसे अल्फा एगोनिस्ट का अल्फा रिसेप्टर्स पे काम होता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, दोनों के साइड इफेक्ट्स एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो एग्जांपल अपने को पता ही है, ब्रीमोनिडिन, एपिवेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, डेपिवेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद ने कौन से पढ़े, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, मतलब कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, टॉपिकल और ओरल। तो टॉपिकल में कौन सा पढ़ा अपन ने, डॉर्जोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड, और ओरल में एसिटाजोलामाइड। तो डॉर्जोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड ये क्या करते हैं, मतलब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बाय अल्टरिंग द आयन ट्रांसपोर्ट जो कि सीलियरी प्रोसेस पे होता है, जिसकी वजह से एक्वस सिक्रीशन कम होता है। एक और क्लास होता है जिसको न्यूरोप्रोटेक्टिव बोलते हैं, वो क्या करता है कि जो डैमेज रेटिनल गैंग्लियन सेल्स है उसको ट्रीट करते हैं। तो अभी इसके मेडिकल थेरेपी के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, ग्रेडिंग करना पड़ता है। मतलब अपने को जो पहले जो अपन ने जितना भी डेटा इन्वेस्टिगेशंस में जितना भी डेटा, पेरीमेट्री, स्लिट लैम्प, बायोमाइक्रोस्कोप, टोनोमेट्री, ये सब जो डेटा है वो कलेक्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने को ग्रेडिंग करना पड़ता है। तो पहली स्टेप क्या होती है, बेसलाइन डेटा कलेक्शन एंड ग्रेडिंग। दूसरी स्टेप क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट प्रेशर। तीसरी स्टेप क्या होती है, मेडिकल थेरेपी। चौथी स्टेप क्या होती है, मॉनिटरिंग। तो पहली स्टेप उसमें ये होती है कलेक्टिंग ऑल द बेसलाइन डेटा, मतलब स्लिट लैम्प, बायोमाइक्रोस्कोप, विजुअल एक्यूटी, विजुअल फील्ड टेस्टिंग, पेरीमेट्री, टोनोमेट्री, ये सब कलेक्टिंग द बेसलाइन डेटा, कलेक्टिंग द बेसलाइन डेटा एंड ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू इट। तो अपन ने जो भी बेसलाइन डेटा था वो कलेक्ट कर लिया और ग्रेडिंग करना है। अब ग्रेडिंग कैसे होती है, एक तो होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट और एक होता है सीवियर। सो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब माइल्ड में क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस तो होते हैं, ऑप्टिक डिस्क चेंजेस तो होते हैं, बट अभी तक विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स नहीं हुए हैं, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स नहीं हुए हैं। अब मॉडरेट में क्या होता है कि इसमें जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट तो होते हैं, बट वो एक ही हेमीफील्ड में होते हैं। मतलब अपन ने पढ़ा था या तो सुपेरियरली रहेगा, मतलब पहले आर्क्वेड बनेगा, या तो सुपेरियरली आर्क्वेड बनेगा या फिर इंफीरियरली आर्क्वेड बनेगा। अपन ने हॉरिजॉन्टल राफे पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल राफे के ऊपर एक हेमीफील्ड, हॉरिजॉन्टल राफे के नीचे में एक हेमीफील्ड। इसका मतलब मॉडरेट में जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट रहेंगे वो एक ही हेमीफील्ड में रहेंगे। मतलब रिंग स्कोटोमा या फिर डबल आर्क्वेड स्कोटोमा नहीं रहेगा, या तो आर्क्वेड स्कोटोमा रहेगा या फिर जेरम स्कोटोमा रहेगा। तो एक ही हेमीफील्ड में जो है वो रहेगा और उसमें भी वो 5 डिग्री के बाहर रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ फिक्सेशन से जो 5 डिग्री का एरिया है उसके बाहर रहेगा। मतलब ज्यादा जो सेंट्रल फील्ड है, एकदम मेन वाली जो सेंट्रल फील्ड है वो नहीं इन्वॉल्व है। इसका मतलब विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स जो है वो within one hemifield
and beyond 5 degree of fixation. अब इसमें क्या होता है सीवियर में, इसमें विजुअल फील्ड इफेक्ट्स आते हैं, दोनों हेमीफील्ड में आता है, मतलब इसमें रिंग स्कोटोमा भी दिख सकता है, और 5 डिग्री के अंदर रहता है, मतलब फोविया तक भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी सबसे ज्यादा विजुअल एक्यूटी होती है। तो इसमें विद इन बोथ हेमीफील्ड एंड विद इन 5 डिग्री ऑफ फिक्सेशन। इसके बाद अपने को आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट प्रेशर करना पड़ता है, जो कि सेकेंड स्टेप होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट प्रेशर। अब इसमें क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन द एज कितनी है, उसका ग्रेड कौन सा है, जो अपन ने अभी ग्रेडिंग किया, ग्रेड कौन सा है, डैमेज कितना हुआ है, उसके बाद उसकी हेल्थ स्टेटस कैसी है, उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, उसका आईओपी सेट करेंगे। तो अगर उसको माइल्ड ग्लॉकोमा है तो उसमें आईओपी कम करने का टारगेट अपन कहाँ कितना रखेंगे, लेस देन 18 mmHg कम करने का रखेंगे। जो मॉडरेट ग्लॉकोमा है उसमें टारगेट क्या रखेंगे, लेस देन 16 mmHg, और जो सीवियर ग्लॉकोमा है उसमें अपन टारगेट रखेंगे लेस देन 14 mmHg। तो अब इनिशिएशन ऑफ मेडिकल थेरेपी में अपन क्या करेंगे, या तो अपन मोनोथेरेपी देंगे, मोनोथेरेपी, या फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे, कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे। मोनोथेरेपी में अपन एक तो वो देंगे जो एक तो एक्वस सिक्रीशन को कम कर रहा है, या तो जो एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा रहा है। आउटफ्लो को बढ़ा रहा है। और कॉम्बिनेशन थेरेपी में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जो एक्वस सिक्रीशन को कम कर रहा है, एक्वस सिक्रीशन को कम कर रहा है, उसको अपन कंबाइन कर देंगे जो एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा रहा है। तो इसका अपन एग्जाम्पल तो आराम से लिख सकते हैं। अपन ने पढ़ा है एक्वस सिक्रीशन जो कम करते हैं उसमें अपन कौन कौन से लिख सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट, कार्बोनिक एनाटाइज इनहिबिटर, तो इसमें लिख देना एग्जाम्पल नीचे। उसके बाद एक्वस आउटफ्लो जो बढ़ाते हैं उसमें ट्रेबेकुलर और एक्वस आउटफ्लो की अपने को पता है एग्जाम्पल, और इसमें दोनों को कंबाइन, मतलब इसके नीचे एक्वस सिक्रीशन कम करने वाले लिखना प्लस लिख के एक्वस आउटफ्लो बढ़ाने वाले लिखना। फोर्थ स्टेप कौन सी होती है, मॉनिटरिंग। तो ऐसे 4 स्टेप में होता है। तो सबसे पहला क्या था कि सारा जो बेसलाइन डेटा है वो अपने को कलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने को सीवियरिटी करनी है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। उसके बाद अपने को टारगेट आईओपी सेट करना है, उसके बाद इनिशिएशन ऑफ थेरेपी करनी है, मोनोथेरेपी और कॉम्बिनेशन थेरेपी, और उसके बाद अपने को क्या देखना है, मॉनिटरिंग करनी है उसकी। अब अपन मैनेजमेंट के सेकेंड पार्ट की ओर जाते हैं, जिसमें अपन देखेंगे आर्गन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी या फिर सिलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। तो मेडिकल थेरेपी हो चुका है अपना, अभी अपन देखेंगे आर्गन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी एंड सिलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। तो इसके लिए अपन ये डायग्राम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना कॉर्निया होता है उसके सामने अपन एक कॉन्टैक्ट लेंस रख देते हैं और फिर लेजर पास करते हैं। क्या होता है, ये लेजर की जो बीम होती है ये यहाँ पर आने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और डायरेक्टली ट्रेबेकुलर मेशवर्क पे गिरती है, जिसके वजह से वहाँ पर जो भी कोलेजन जो फैला था, जिसकी वजह से ब्लॉक हो गया था, उसका ये श्रिंकेज कर देता है या फिर डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो ट्रेबेकुलर स्पेसेस जो कि ब्लॉक हो चुकी थी वो भी क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, जिसकी वजह से एक्वस आउटफ्लो बढ़ जाएगा। आर्गन ट्रेबेकुलोप्लास्टी क्या होती है, जो कि डैमेज और नॉन डैमेज दोनों पे काम करती है, मतलब दोनों को इफेक्ट करती है। और सिलेक्टिव ट्रेबेकुलोप्लास्टी क्या होती है, जो कि डैमेज ट्रेबेकुलर मेशवर्क या फिर पिगमेंटेड ट्रेबेकुलर मेशवर्क पे इफेक्ट दिखाती है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, सिलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी या फिर
आर्गन लेजर ट्रैबेकुलोप्लास्टी, सिलेक्टिव ट्रैबेकुलोप्लास्टी, क्योंकि ये नॉन डैमेज जो है उनको वैसे ही रहने देती है, उनको कोई अफेक्ट ही नहीं करती है। तो अपन उसको भी डिस्कस करते हैं, कौन से, आर्गन लेजर ट्रैबेकुलोप्लास्टी और सिलेक्टिव ट्रैबेकुलोप्लास्टी। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि लेजर जो होते हैं वो कौन सी वेवलेंथ के यूज होते हैं। इसमें जो होता है वो 514 नैनोमीटर के यूज होते हैं और इसमें 532 नैनोमीटर। इसको एक स्पेशल नाम दिया है जिसको अपन बोलते हैं क्यू स्विच्ड फ्रीक्वेंसी डबलिंग 532 नैनोमीटर Nd:YAG लेजर। समझ गया। अब इसके बाद अपन मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म क्या बताया था मैंने, क्या करता है ये, ट्रैबेकुलर फ्लो को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, कोलेजन श्रिंकेज करके, क्योंकि डायरेक्टली बीम उस पर पड़ती है तो जो भी कोलेजन स्पेसेस को ब्लॉक कर रहा होता है उसको श्रिंक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आउटकोस आउटफ्लो बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है कि दोनों में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, बस फर्क क्या है, सिलेक्टिव ट्रैबेकुलोप्लास्टी सिर्फ पिगमेंटेड ट्रैबेकुलर मेशवर्क पे काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस, मतलब सिलेक्टिवली जो पिगमेंटेड सेल है उनका लाइसिस करना है, इसलिए वो काम करता है सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस के प्रिंसिपल पे। तो मैकेनिज्म दोनों का वैसे सेम है। क्या है दोनों का मैकेनिज्म, आर्गन और सिलेक्टिव ट्रैबेकुलोप्लास्टी का, इंक्रीजेस एक्वस आउटफ्लो बाय कॉजिंग कोलेजन श्रिंकेज, जिसके वजह से क्या होगा, ट्रैबेकुलर स्पेसेस जो नैरो हो गई थी वो अब क्या होंगी, ओपन हो जाएंगी, इंक्रीजिंग द ट्रैबेकुलर स्पेसेस, एक्वस आउटफ्लो बढ़ जाएगा। अब जो अपन ने बताया था कि सिर्फ ये जो सिलेक्टिव ट्रैबेकुलोप्लास्टी ये किस पे सिलेक्टिवली किसको टारगेट करता है, पिगमेंटेड ट्रैबेकुलर मेशवर्क को, पिगमेंटेड ट्रैबेकुलर मेशवर्क को टारगेट करता है। इसलिए वो कौन से प्रिंसिपल पे रन करता है, सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस, सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस। एक और पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट रेजिमेन। जो आर्गन लेजर ट्रैबेकुलोप्लास्टी होती है वो अपन सिर्फ 180 डिग्री तक अप्लाई कर सकते हैं, बट सिलेक्टिव जो होता है वो 360 डिग्री, पूरे 360 डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब और सिलेक्टिव ट्रैबेकुलोप्लास्टी का एडवांटेज भी है कि इसको अपन बार बार यूज कर सकते हैं, पर आर्गन लेजर ट्रैबेकुलोप्लास्टी को अपन नहीं यूज कर सकते एक बार यूज करने के बाद। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो आर्गन लेजर ट्रैबेकुलोप्लास्टी है इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, किसके, आर्गन लेजर के। तो इसमें क्या क्या होते हैं, ट्रांजिएंट एक्यूट राइज ऑफ आईओपी, ट्रांजिएंट इन्फ्लामेशन, और क्या होता है, हेमोरेज, ऊवियाइटिस। अब अपन क्या देखेंगे, सर्जिकल थेरेपी। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, मेडिकल थेरेपी देख लिया, अपन ने दूसरा देख लिया लेजर ट्रैबेकुलोप्लास्टी। अब अपन क्या देखेंगे, सर्जिकल थेरेपीज। तो सर्जिकल थेरेपीज डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन सर्जरी होती है, एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन सर्जरी और इंटरनल फिल्ट्रेशन सर्जरी। इंटरनल फिल्ट्रेशन सर्जरी।
अब इसमें जो होती है एक्सटर्नल में, वो होती है पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग। और पेनिट्रेटिंग जो होती है वो कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, ट्रैबेकुलेक्टोमी। ट्रैबेकुलेक्टोमी। और दूसरी होती है जिसको अपन बोलते हैं सूचरलेस ट्रैबेकुलेक्टोमी। अब नॉन पेनिट्रेटिंग कौन सी होती है, डीप स्क्लेरोटॉमी और विस्को कैनेलोस्टॉमी। ये हो गए अपने एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन सर्जरी। तो अपने को बस इसमें नाम याद रखना है। तो एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन सर्जरी, इंटरनल फिल्ट्रेशन सर्जरी। एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन सर्जरी में पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग में ट्रैबेकुलेक्टोमी और सुजरलेस ट्रैबेकुलेक्टोमी, और नॉन पेनिट्रेटिंग में कौन से होते हैं, डीप स्क्लेरोटॉमी और विस्को कैनेलोस्टॉमी। और इंटरनल फिल्ट्रेशन सर्जरीज में क्या है, कैनेलोप्लास्टी, ट्रैबेक्टोम और आई स्टेंट। तो इसी के साथ अपना प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ गया हो और समझ में भी आ गया हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया।